डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का लास्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट 5। और लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी जब बनती है, जब इनकॉर्पोरेट होती है, तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप ये मानकर चलिए कि कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट होगी तब वो अपने जो भी उसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी प्रोविज़न्स उस पर लागू हैं, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस, उसको फॉलो करते हुए वो अपने प्रिविलेजेस को एनकैश करेगी। जो प्रिविलेज उसको मिले हुए हैं, जो कॉम्पिटेंसी उसको लॉ के द्वारा मिली हुई है, वो उसको फॉलो करेगी। तो पहला पॉइंट इसमें आता है इमरजेंस ऑफ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी। कंपनी के इनकॉर्पोरेट होते ही वो ट्रीट की जाएगी एज अ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी, यानी कि एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति जो वैधानिक और कानूनी स्तर पर सक्षम होगा। उस कंपनी का एक अपना नाम होगा, एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, और वो अपने सभी कार्यों को पूरी तरह से क्रियान्वित करने लग जाएगी, यानी कि कैपेसिटी टू एक्सरसाइज ऑल फंक्शंस। जो भी उसके सभी कार्य हैं वो उनको वो फुल कैपेसिटी में करने लग जाएगी। नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन। वो अनवरत कार्य करेगी जब तक कि उसका लिक्विडाइजेशन प्रारंभ ना हो जाए। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी कभी भी लिक्विडाइज नहीं होगी जब तक कि कोई परिस्थिति, विशेष परिस्थिति जन्म ना ले। नेक्स्ट आता है कॉमन सील। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी अपनी कॉमन सील रख सकती है अथवा नहीं भी रख सकती है, हम पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी। ये बात भी पहले डिस्कस की जा चुकी है कि जो कंपनी है हम उसको फॉर्म नहीं करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ में, क्योंकि अगर कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ में फॉर्म होती है तो उसकी तरफ जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो आकर्षित कम होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कई गुना बर्डन बढ़ जाता है। देन सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी अपने मेंबर्स के अलावा अपनी स्वयं की प्रॉपर्टी रखती है। कैन बी स्यू एंड बी स्यूड। कंपनी अपने मेंबर और किसी भी बाह्य व्यक्ति के ऊपर परिवाद प्रस्तुत कर सकती है, और सिमिलरली जो मेंबर हैं, जो बाह्य व्यक्ति हैं, वो कंपनी के ऊपर परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स। मेंबर्स और कंपनी के बीच में अनुबंध होता है कि वो एज ए एजेंट कार्य नहीं करें, एज ए ट्रस्टी कार्य नहीं करें, लेकिन एक गर्भित अनुबंध होता है जिसके अनुसार जो मेंबर्स हैं वो कंपनी के लिए कार्य करते हैं, और कंपनी जो भी रूल्स रेगुलेशन और गाइडलाइंस कंपनीज एक्ट 2013 ने दी है उसके अनुसार कार्य करती है। नेक्स्ट आता है वैलिडिटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैन बी क्वेश्चन। जो वैलिडिटी है इनकॉर्पोरेशन की, उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो कंपनी है वो अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, जब तक कि विशेष परिस्थितियां जन्म ना लें। तो इस केस में जो इनकॉर्पोरेशन अगर एक बार हो गया है और उसको अच्छी तरह से जांचा परखा गया है सभी डॉक्यूमेंट्स को, तो इसकी जो वैलिडिटी है उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर एक बार मिल गया है तो उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई विशेष क्लॉज ना हो, कोई विशेष परिस्थिति ना हो। अब नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने 1 मई 2015 से एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस लागू किया है, अडॉप्ट किया है, और वो लागू होता है 1% कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़, पब्लिक कंपनीज़ और प्रोड्यूसर कंपनीज़। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर कंपनी है वो कंपनी का कोई एक अलग से प्रकार नहीं है। ये वो कंपनीज़ हैं जो रॉ मटेरियल एक्वायर करके फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पर
इसीलिए आपको प्रोड्यूसर कंपनीज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ में नहीं बताया गया है। ये कुछ इसको बस समझने के लिए हम अलग से प्रोड्यूसर कंपनीज़ कह रहे हैं, अथवा ये प्राइवेट कंपनी हो सकती है या कोई पब्लिक कंपनी हो सकती है जो रॉ मटेरियल एक्वायर करती है, प्रोसेस करती है और फिनिश गुड्स बनाती है। इसकी जो स्टेजेस हैं वो इस प्रकार से है। एप्लीकेशन, कंपनी इंटीग्रेटेड प्रोसेस जब भी अडॉप्ट करेगी तो उसको एक एप्लीकेशन देनी होगी जिसमें कि डिफरेंट पर्टिकुलर्स होंगे और उसमें जो नाम है वो होंगे और अपॉइंटमेंट होगा कम से कम 3 डायरेक्टर्स का, और जो डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है उन तीनों डायरेक्टर्स के होंगे। देन एक नाम हमको देना पड़ेगा, वन नेम फॉर द प्रपोज्ड कंपनी, जिसके थ्रू वो कंपनी जिस नाम से रजिस्टर्ड होगी। नेक्स्ट आता है मेमोरेंडम ऑफ और आर्टिकल। मेमोरेंडम और आर्टिकल क्योंकि आधारभूत ढांचा है कंपनी के, तो वो पूरा बना के, जैसा कि कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस दिए हुए हैं, अकॉर्डिंगली उनको बनाकर तैयार रखना है और एप्लीकेशन के साथ में अटैच करना है। देन आता है नॉन एप्लीकेबिलिटी फ्रॉम सर्टेन प्रोविज़न। कुछ प्रोविज़न इस प्रकार के हैं जो कंपनी को जो प्रोविज़न्स हैं वो एक तरह से आप कह लीजिए कि अपोज करते हैं, डिबार करते हैं, अथवा वो इंटीग्रेटेड प्रोसेस का पार्ट नहीं हो सकते हैं, तो वो जो प्रोविज़न है वो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके लिए रेफ़र किया जाएगा सेक्शन 4, 5 और रूल नंबर INC 9। देन वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में हम ये जानते हैं कि यदि रजिस्टर्ड ऑफिस लीज़ या रेंट पर है तो लीज़ और रेंट के जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी कॉपी, अगर कुछ एडवांस दिया गया है तो उसकी रिसिप्ट, और जो सर्विसेज रेंट या लीज़ पर ली गई हैं उनके अगेंस्ट जो फीस पेमेंट की गई है उनकी रिसीट यहाँ लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड कॉलिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगी और यदि कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कॉल अप करेगी। देन डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई डॉक्यूमेंट फॉल्टी है, कोई उसमें तथ्य ऐसा है जो हमारे प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है, तो उनको रीसबमिशन के लिए भेजा जाएगा, उनको ठीक करके वापस से रीसबमिशन होगा। और यदि वो रीसबमिशन और जो फॉल्टीनेस है वो सही नहीं होगी, तथ्यात्मक जो वर्णन है वो सही नहीं होगा, तो उस फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। यदि सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया जाएगा। ये सब काम होने के बाद में जो कंपनी है वो अपना काम स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रिलिमिनरी और कह सकते हैं कि प्री इनकॉर्पोरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी कि कंपनी बनने से पूर्व के जो अनुबंध हैं वो कौन से हैं और उनका इफ़ेक्ट क्या है। फर्स्ट पॉइंट है कंपनी इज़ नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी बनी नहीं थी इसलिए, और उससे पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं, इसलिए इनको फॉलो करने के लिए कंपनी बाउंड नहीं है। लास्ट पॉइंट आप देखें, द प्रमोटर इज़ पर्सनली लायबल। प्रमोटर क्योंकि सारा टेकअप कर रहा है, सारा प्रोसेस फॉलो कर रहा है और उसी ने अपने बिहाफ पर ये कॉन्ट्रैक्ट, ये अनुबंध किए हैं, इसलिए वो पर्सनली लायबल है। और इसीलिए कंपनी इन अनुबंधों के आधार पर किसी और पर अथवा कोई बाह्य व्यक्ति कंपनी पर परिवाद दर्ज नहीं कर सकता है। और इस केस में रेटिफिकेशन का कोई प्रोविज़न नहीं है। कंपनी जो है वो रेटिफिकेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इन सभी पॉइंट्स के साथ में जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आप इसको बुक में से पढ़ें और
जो नेक्स्ट वाला असाइनमेंट आएगा तब उनके क्वेश्चंस, उनमें जो क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, उनको आप सावधानीपूर्वक देखें और उनका उत्तर खोजने की कोशिश करें। थैंक यू।